एक गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो भाई अपने बूढ़े पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। सुरेश व्यवहार में जितना सीधा था, उसका बड़ा भाई रमेश उतना ही चालाक और चतुर। काफी दिनों से उनके पिता की तबीयत खराब चल रही थी। तब से सुरेश और उसकी पत्नी कुसुम ही अपने पिता की देखभाल किया करते थे। पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। मुझे आपकी तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। नहीं नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुला कर लाने का कोई फायदा नहीं। लगता है अब ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। ऐसा मत बोलो पिताजी, आप पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुरेश कमरे से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी सामने रमेश और उसकी पत्नी सोनिया कमरे में आते हैं। पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो जो हमारा खेत है, उनका आप आज बंटवारा कर देते तो ठीक रहता। मतलब पता तो होना चाहिए ना कि किसके हिस्से में कितना आएगा। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और आपको बंटवारे की पड़ी है। मुझे तो आज शर्म आ रही है आपको अपना भैया कहते हुए। अच्छा, अब तेरी इतनी जुबान चलने लग गई है कि तू अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात करेगा। अरे अरे, तुम दोनों लड़ो मत। बेटा सुरेश, तुम्हारा बड़ा भाई ठीक ही तो कह रहा है। आज नहीं तो कल वो जमीन तुम दोनों के नाम ही तो होनी है। हमारे पास 20 बीघा जमीन है। वो तुम दोनों आधी आधी जमीन आपस में बांट लेना। और सुरेश, अपने बड़े भाई रमेश की हर बात माना करो। तुम दोनों के बीच आगे से कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। सुरेश अपने पिता की बात मान लेता है और डॉक्टर को बुलाने घर से बाहर जा ही रहा होता है कि इतने में सुरेश के पिता दम तोड़ देते हैं। सुरेश और उसकी पत्नी कुसुम ये देखकर खूब रोते हैं और दूसरी तरफ रमेश और उसकी पत्नी सोनिया की आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं टपकती, बल्कि वो दोनों ये देखकर खुश थे। अपने पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद ही रमेश अपने भाई सुरेश के साथ जमीन का बंटवारा करने जाता है। देख सुरेश, मैंने ये लकीर खींच दी है। इस लकीर से उधर तेरी सारी जमीन और इस लकीर से इधर सारी मेरी जमीन। इस पर तू आराम से खेती करना। भैया, मगर ये तो बहुत कम है और ये जमीन तो बिल्कुल बंजर पड़ी है। इस पर खेती कैसे होगी? मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। तेरे सही लगने या बुरा लगने से कुछ नहीं होगा। तुझे पिताजी की बात याद है ना? तुझे अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। और रही बात जमीन की, तो जमीन बंजर पड़ी है, उसको उपजाऊ भी तो बनाया जा सकता है। रमेश चालाकी से खेती की सारी जमीन अपने पास रख लेता है और जमीन के नाम पर एक छोटा सा बंजर टुकड़ा सुरेश के नाम कर देता है। आपके बड़े भाई आपके सीधेपन का कितना फायदा उठा रहे हैं। हम इस बंजर जमीन पर खेती कैसे करेंगे? कुसुम, तुम्हें तो याद है पिताजी आखिरी समय क्या कहकर गए थे कि मुझे अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। भैया ने मुझे अपनी इसी बातों में फंसाकर मेरे से बात मनवा ली। बताओ अब मैं क्या ही करता। आप कितने अच्छे इंसान हो, अपने पिताजी की बात रखने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और कुसुम, तुम चिंता मत करो, वो जमीन पर मैं काम करके उस जमीन को फिर से उपजाऊ बना दूंगा। ठीक है, इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले दिन सुरेश और कुसुम अपने खेत पर पहुंचते हैं। खेत की पूरी मिट्टी बंजर थी। सुरेश और कुसुम मिलके खेत को जोतना शुरू करते हैं। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद वो दोनों शाम को अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुरेश फिर से खेत जोतना शुरू करता है। सुरेश पानी के ट्यूबवेल से पूरे खेत में पानी आने का रास्ता बना देता है। पूरे खेत में पानी का रास्ता बनाने के बाद सुरेश ट्यूबवेल खोल देता है और पूरे खेत में पानी आने लगता है। फिर सुरेश बाजार से टमाटर के बीज खरीद कर लाता है और उन बीजों को सुरेश अपने खेत में जाकर बो देता है। कुछ दिन तक वो फसल उगने का इंतजार करता है, मगर सुरेश ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस जमीन पर टमाटर की फसल उगी ही नहीं। ये देखकर सुरेश बहुत निराश हो गया
कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी वो फसल नहीं उगा पाया। मैंने और तुमने खेत में कितनी मेहनत की थी, मगर उस जमीन पर फसल उगी ही नहीं। पता नहीं अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। हम एक और बार कोशिश करेंगे और आप देखना, इस बार हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। सुरेश खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा सुरेश के पास आता है। अरे सुरेश भाई, जल्दी जल्दी चलो, भाभी की हालत बहुत खराब है। मगर हुआ क्या है, मुझे कुछ सही से बताएगा? भाभी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो छत से गिर गई। हम सबने मिलकर उन्हें गांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये सुनकर सुरेश घबरा जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? सर पर चोट लगने की वजह से उनका काफी खून बह चुका है और चोट भी काफी गहरी है। उन्हें बस ऑपरेशन से ही बचाया जा सकता है। ऑपरेशन फीस 2 लाख रुपए है। फीस जमा होने के बाद ही हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। सुरेश ऑपरेशन की फीस सुन के चौंक जाता है और मन ही मन सोचने के बाद वो डॉक्टर को जवाब देता है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। सुरेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा सके। सुरेश मदद मांगने अपने बड़े भाई रमेश के पास जाता है और इस बारे में बताता है। तेरी पत्नी बीमार है तो मैं क्या करूं? अच्छा है, एक सदस्य कम हो जाएगा। तू 2 वक्त की रोटी तो आराम से खा पाएगा। ऐसा मत बोलो भैया, वो मेरी पत्नी है। आप बस मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तुझे ये पैसे 3 महीने के अंदर मुझे लौटाने होंगे। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो जो जमीन मैंने तुझे दी थी वो जमीन भी मेरे नाम हो जाएगी। सुरेश बिना कुछ सोचे अपने बड़े भाई रमेश की बात मान लेता है। रमेश उसको पैसे दे देता है। सुरेश कुसुम के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में वो पैसे जमा करा देता है। कुसुम का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कुसुम ठीक हो जाती है। सुरेश उसे घर ले आता है। कुसुम तो ठीक हो गई थी, मगर सुरेश की असली चिंता तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि 3 महीने में से 1 महीना बीत चुका था। एक दिन सुरेश खेत के लिए घर से निकल रहा था कि तभी पीछे से उसे कुसुम आवाज देती है। सुनिए जी, पिताजी का कमरा साफ करते हुए मुझे उनके बक्से में से ये थैला मिला है। इस थैले में टमाटर के बीज हैं, आप इनको खेतों में जाकर बो देना। सुरेश कुसुम से टमाटर के बीज लेता है और खेत में जाकर उन बीजों को बो देता है। बीज बोने के बाद वो घर लौट आता है। अगले दिन जब सुरेश अपने खेत में पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके खेत में टमाटर की फसल लहरा रही थी। ये देखकर सुरेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है? मैंने कल ही तो बीज बोए थे और आज टमाटर की फसल तैयार भी हो गई। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। सुरेश सारे टमाटरों को तोड़कर उन्हें मंडी में बेचकर आ जाता है। जो पैसे टमाटर बेचकर मिले थे वो पैसे सुरेश घर जाकर कुसुम को दिखाता है। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुसुम, चमत्कार हो गया, चमत्कार। जो बीज तुमने दिए थे वो कोई आम बीज नहीं थे। मुझे तो लगता है वो कोई जादुई बीज थे। कल मैंने वो बीज बोए थे और आज टमाटर की पूरी फसल तैयार भी हो गई। ये पैसे उन्हीं को बेचकर मिले हैं। देखा, मैं तुम्हें कहती थी ना कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऊपर वाले ने ही चमत्कार के रूप में ये बीज हमारे तक पहुंचाए हैं। सुरेश रोज टमाटर को मंडी में जाकर बेचने लगा और उसके खेत में अगले दिन फिर से टमाटर उग गए। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में सुरेश ने 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। उन पैसों को सुरेश अपने भाई रमेश को जाकर लौटा देता है। रमेश को विश्वास ही नहीं हुआ कि सुरेश ने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से कर लिया। धीरे धीरे सुरेश के घर के हालात सुधरने लगे। सुरेश की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी। ये देखकर रमेश सुरेश से जलने लगा। ऐसा कैसे हो रहा है? सुरेश कैसे इतनी जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम कर सकता है?
और उसका खेत तो बिल्कुल बंजर पड़ा था। तब से रमेश सुरेश पर रोज नजर रखने लगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे सुरेश के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। अगर ये फसल ही ना बेचे तो ना रहेगी बीन और ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर रमेश रात को चुपके से सुरेश के खेत में जाकर फसल खराब करने वाला केमिकल पूरे खेत में डाल देता है। बस अब मुझे सुबह का इंतजार करना है। सुबह तक ये केमिकल पूरे खेत को नष्ट कर देगा। कल सुबह सुरेश की शक्ल देखने वाली होगी। सुबह होते ही रमेश ये देखने सुरेश के खेत में जाता है, मगर रमेश खुश होने की बजाय उल्टा रोने लगता है, क्योंकि सुरेश की टमाटर की फसल फिर से लहरा रही थी। उल्टा रमेश के खेत बंजर हो गए। ये देखकर रमेश सर पकड़कर रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी एक दिन बुरा जरूर होगा।